सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपनी पैसेज की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इसमें प्यार देखने को मिल रहा है कि ये सीरीज़ मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए। और वैसे तो मैंने आपको 5 साल के जो सोल्व पेपर एस सेट के प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि आप में से जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देख पाए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करना, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और जैसे इससे पहले 2 वीडियो इस साल हम कर चुके हैं सी सेट के, यानी 4 पैसेज हम कर चुके हैं और आज 3 पैसेज और हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज 2021 के जो पैसेज है वो देखने वाले हैं। और बाकी यदि आगे इसको कंटिन्यू रखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितनी नीड है, क्योंकि इस समय ये हो सकता है कि आप सी सेट पे ज़्यादा ध्यान न दो, आपकी तैयारी हो गई है तो मेरा भी टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, इस बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना कि सी सेट का जो सीरीज़ हमें जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर भी आप चेक करोगे अपनी प्ले लिस्ट में, सी सेट वाली प्ले लिस्ट जो बना रखी है उसमें मैंने काफ़ी पैसे सोल्व करवा रखे हैं। लेकिन जैसे इस साल और नए तरीके क्या सीखे हैं मैंने, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। क्योंकि हर दिन हम सीखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं, और वो अनुभव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आज हम 3 पैसेज देखेंगे। ठीक है, आपके पास 2021 का पेपर टेबल पे हो तो अच्छी बात है, सामने रखो वीडियो के समय और ख़ुद भी मेरे साथ अटेम्प्ट लो और देखते हैं, फिर इसको कंटिन्यू रखते हैं। साथ में जो आपकी एक डिमांड है कि प्रीलिम्स के जो जीएस फेस्ट के एलिमिनेशन टेक्निक है, कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें, क्या तरीका हो सकता है, तो वो सीरीज़ भी आप कंटिन्यू करूँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा वर्कलोड कम हुआ है। ठीक है, तो पहला पैसेज आप पढ़ो यहाँ से, जो ये पैसेज है आप पढ़ो। ठीक है, हिंदी माध्यम में यहाँ पढ़ना है और क्वेश्चन को आपको आराम से 21 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, एक बार पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी आराम से अपना पैसेज पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या अपने साथ में रखा करो ये जो क्वेश्चन पेपर है साथ में। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो और अटेम्प्ट लो ताकि आपका मेरे साथ ही प्रैक्टिस हो पाए। बहुत अच्छा रहता है ऐसे प्रैक्टिस करने से। तो चलिए मैं आपके साथ पढ़ता हूँ और कोशिश करते हैं अच्छा आंसर इसका निकाल पाए। तो आराम से पढ़ते समय ध्यान रखना, अपना फोकस रखना और कुछ अच्छी चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे ऊर्जा और जलवायु संबंधी, ये टॉपिक हमारा ऊर्जा और जलवायु संबंधी नीति निर्माण के क्षेत्र में भारत चुनौतीपूर्ण आसन भविष्य का सामना कर रहा है। यानी ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन को लेकर जो भी मुद्दे आप अपने आसपास देखते हो, हम जानते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हमारे साथ चल रही है, आने वाले वक्त में भी होगी, जिनको हमें सुलझाना होगा। तो कौन सी समस्या है? जैसे जीवाश्म ईंधन की उत्पादन क्षमताओं में अस्थिरता। आप जानते हो कि जीवाश्म ईंधन सीमित होते हैं। ठीक है, इनकी सप्लाई भी बाधा हो सकती है, या जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी आप जानते हो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा पढ़ते हैं आर्टिकल कि जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या भविष्य होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि ऐसे पैसेज पढ़ना चाहिए। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको जानबूझ के समझाने के मोड में पढ़ रहा हूँ, इसको सोल्व करने के मोड में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं समझाने के मोड में पढ़ रहा हूँ। इसलिए जब आप रियल एग्जाम में पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। जितना आप मैं तो रीजनिंग में टाइम लगाओगे उतना पैसेज को भी लगा सकते हो और आराम से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ मैं समझाने के मोड में पढ़ रहा हूँ, याद रखना इस बात को। बहुत सारे बच्चे लास्ट वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर इतना ऐसे पढ़ेंगे तो फिर बहुत टाइम जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, रियल एग्जाम आपने फेस की तो आपको पता है कि आपका माइंड कितना फास्ट करेगा इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे मैं अभी अकेला इसको सोल्व करूँ तो 1-1.5 मिनट में आराम से इसको पढ़ के आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना लगेगा, 1.5-2 मिनट लगेगा और क्या। ठीक है, जैसे 30 पैसेज आते हैं तो 1 घंटा इनमें लगता ही है लगभग। कई पैसेज कुछ बड़े आ सकते हैं, जटिल आ सकते हैं, टाइम लगता है। तो आप ये मान के चलो 1.5-2 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा तरीका आपको वहाँ अपने मन में रखना है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन की उत्पादन क्षमताओं में अस्थिरता, जैसे कौन सी समस्या है। इसके अलावा सबसे गरीब लोगों के लिए बिजली और खाना पकाने के आधुनिक ईंधन की सीमित पहुंच है। हम जानते हैं कि अभी हमारे जो विशेषकर ग्रामीण भारत है, पहाड़ी क्षेत्र है या ऐसे जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ तक अभी तो जो जीवाश्म ईंधन आधारित जो विद्युत ऊर्जा है वही हम नहीं पहुंचा पाए हैं। तो हम जानते हैं कि समस्याएं अभी हमारे साथ बनी रहेगी। ठीक है, जिनका समाधान हम अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अस्थिर वैश्विक ऊर्जा के संदर्भ में ईंधन के आयात में वृद्धि। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है वैश्विक स्तर पर, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहता है। कई बार जियोपॉलिटिक्स जो मुद्दे आपने देखे होंगे, कई बार उनके कारण भी चीज़ें प्रभावित होती है। तो अस्थिर वैश्विक ऊर्जा के संदर्भ में ईंधन के आयात में वृद्धि। ठीक है, इसके अलावा बिजली के निरंतर मूल्य निर्धारण और शासन की चुनौतियों के फलस्वरूप बिजली की अत्यधिक कमी अथवा अतिरिक्त आपूर्ति। केवल यही नहीं, मतलब केवल यही जो समस्या है ना, यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे भूमि जल वायु प्रवणता, पर्यावरणीय विवाद। हम जानते हैं कि अब
बहुत सारे मुद्दे साथ में चलते हैं इन्वायरमेंट को लेकर, सस्टेन डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, किंतु ये सब इतना निराशाजनक भी नहीं है। अब देखो, केवल ये नहीं कि ये समस्याओं के बोझ के तले हम दब जाएं, हमें तो भविष्य जो हमारा अंधकार में नजर आएगा, ऐसा नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं इन समस्याओं को कम करने के लिए, ठीक है, किंतु ये सब इतना निराशाजनक भी नहीं है। बढ़ते ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, हम डेली पढ़ते हैं सरकार नए नए प्रोग्राम ला रही है, नए नए इनिशिएटिव ला रही है, ठीक है, एकीकृत शहरीकरण, ठीक, शहरों के लिए बहुत सारे ऐसे, जैसे परिवहन नीति हो गई, ऊर्जा तक पहुंच है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम अच्छा काम कर रहे हैं, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास जारी है। और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसके साहसिक पहल हेतु, साहसिक पहल भले ही इनकी पूरी संकल्पना भी तैयार नहीं है, हम जानते हैं कि बहुत सारी, क्योंकि संसाधन भी सीमित होते हैं, ठीक है, नीतियाँ बनती है, भविष्य के हिसाब से सब चीज़ें चलती हैं, एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर भी ये परिवर्तन आशा की ओर संकेत करते हैं। देखो, ये आर्टिकल आपको क्या सुझा रहा है, माइंड में आपको लग रहा है ना कि समस्या, पहले तो समस्याएं ही गिनाई है ना, इनको भारत में विशेषकर ऊर्जा और जलवायु को लेकर जो नीति निर्माण से संबंधित जो समस्या है वो उनको बताया गया, लेकिन साथ में नीति निर्माण को लेकर क्या चीज़ें चल भी रही है, पॉजिटिव जो फीडबैक है वो भी यहाँ पे बता दिया है। देखो, एकदम खुल गया क्या क्या कहना चाहता है। तो जैसे आराम से पढ़ना, ऐसे जो पैसेज होते हैं ना, जैसे पूर्व धारणा के अलावा जो पैसेज होते हैं ना, उनको सोल्व करना बहुत आसान होता है। इन क्वेश्चन को छोड़ना मत, ये बहुत आपकी रेंज में होते हैं। कैसे, आपको ये इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सर्वाधिक निर्णायक संदेश, यानी जो पैसेज का केंद्रीय भाव क्या है, मतलब लेखक क्या कहना चाहता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। ऐसे क्वेश्चन में करना है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही पढ़ा आराम से टिक लगा दिया, ऐसा नहीं, श्योर होकर अपना आंसर चुनना है। जैसे हम पढ़ते हैं कि कैसे एलिमिनेशन करेंगे, याद रखना एलिमिनेशन टेक्निक यूज में लेनी है, यानी जो बेकार स्टेटमेंट है उनको हटाते चलना है। आपका जो सुटेबल आंसर होगा ना, जो बेस्ट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा, वो आराम से निकल कर आएगा। जैसे पहला स्टेटमेंट, आप पहला ऑप्शन पढ़ो, भारत के ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सदैव जटिल और अंत संबित है। जो हम ऊपर आर्टिकल पढ़ के आए तो उसमें वही तो बताया है कि जो समस्या है निश्चित रूप से मुद्दे काफ़ी जटिल है और आपस में जुड़े रहते हैं, हम इनको धीरे धीरे सुलझाएंगे। तो ये इसको अभी काट नहीं सकते, आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि आप इसको हटा दो, कोई रीज़न नहीं है। अभी इसको छोड़ते हैं एक बार, अभी आंसर टिक नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 3 ऑप्शन है, इनमें से भी कोई बेस्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, भारत की ऊर्जा और जलवायु नीति संधारणीय विकास के लक्ष्य के लिए अत्यधिक सुसंगत है। एक बात देखो कि हम जानते हैं कि हमारी जो नीति बन रही है, जो पहले की नीति थी, जरूरी नहीं कि वो सधारणीय हो हमेशा। सधारणीय का मतलब क्या होता है, सबको साथ लेकर चलना, जिसमें इन्वायरमेंट भी शामिल है ना, सस्टेन डेवलपमेंट, यानी सब चीज़ों को सही से मतलब अच्छे विकास कर पाए हम। तो इसका मतलब ये एक और इसमें वर्ड देखना, यदि ये होता कि हाँ सधारणीय है तो चल जाता है मामला। इसमें एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, अत्यधिक सुसंगत, सुसंगत तक चल सकता है, लेकिन अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा सधारणीय है, ऐसा तो पैसेज में नहीं कहता है और प्रैक्टिकल में भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सधारणीय है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर जागरूक है, इन्वायरमेंट को लेकर, सभी हितधारकों को लेकर। और अभी जैसे पैसेज में भी कहा गया है कि अभी तो हमें बनना है, इस दिशा में काम करना है, तो अत्यधिक सधारणीय ये तो नहीं है, ठीक है। आराम से अपना ऑप्शन एलिमिनेट करो। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेना कि ये क्या कहना चाह रहा है कि मोर कॉम्प्लेक्स एंड, ठीक है, ये तो देख लिया हमने। देखो यहाँ पे हेविली मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, इसको काट लेते हैं एक बार स्टेटमेंट को। सेकंड थर्ड पर चलते हैं, भारत की ऊर्जा और जलवायु संबंधी कार्यवाही इसके व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है। देखो, ये बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या बताया गया था, हम कोशिश कर रहे हैं अनुकूल चीज़ों को बनाने की, तो ये स्टेटमेंट ही कट गया। और वैसे भी नकारात्मक, आप पढ़ के आप देखोगे ना, ऐसा नहीं है यार, ये तो गलत है, ठीक है। भारत की ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सीधे तौर पर आपूर्ति उन्मुख और मांग पक्ष की उपेक्षा करती है, ऐसा नहीं है, सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये भी कट गया। देखो, सूटेबल आंसर अपने आप जो करेक्ट आंसर है ये निकल कर आ गया। और जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे कि भारत की ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सदैव जटिल और अंतर्संबित है, पूरा पैसेज का सार ये था कि पैसेज में पहले जो लेखक है उन्होंने चर्चा की समस्याओं की और बाद में उन समस्याओं का समाधान भी बताया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ए निकल कर आया है। एक बार चेक कर लेते हैं अपन अपना आंसर, ऑफिशियल आंसर किसी ही चेक करेंगे, ठीक है। अपने आंसर हमेशा एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि मैं ऑफिशियल आंसर की कोई फॉलो करता हूँ, फालतू की अपनी तरफ से आइडिया नहीं लगाता हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी को कभी मतलब ऐसे गलत दिशा में ना भटकाओ, ठीक है। कोशिश ये रहती है, यदि हमारे पास ऑफिशियल आंसर की तो हम ऐसा ही करेंगे। जैसे 2022 की ऑफिशियल आंसर की नहीं है तो मैं ज़्यादा उन पर बातें नहीं करता हूँ, जो मेरा अच्छा था मैंने आपको बता दिया, उसमें जो सोल्व पेपर सुलझा दिए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे विशेषकर जो हमने कोशिश की थी कि आपको मैं कैसे इसको बता पाऊँ, जो हमने तैयार किया था ये सोल्व पेपर, उसमें मैंने इसी तरीके जो आपको मैंने अभी बताया ना कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। देखो, मैंने ये आपके लिए सहूलियत कर दी कि आप यदि मैं वीडियो भी नहीं देख पाओ ना, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो कि जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना उनको हमेशा क्या करना चाहिए, जो स्टेटमेंट है और उनके ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। आप ये बता देना मुझे कि ऐसा कौन सा सोल्व पेपर आपके पास पहले से था जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकली तार्किक रूप से क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया होगा। ये मार्केट में समस्याएं थी, लेकिन
मैंने कोशिश की कि मैं कैसे आपका समाधान निकाल पाऊँ इन चीज़ों का। और बहुत सारे एस्पिरेंट मैं जानता हूँ, विशेषकर हिंदी माध्यम से या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के ऐसे एस्पिरेंट है जिनके जीएस में 120, 130, 140 तक आए हैं, लेकिन सीसेट में फेल हो जाते हैं। क्योंकि डिपेंड किस पर करते हैं, पैसेज पर डिपेंड करते हैं। और पैसेज में ऐसा कोई उनको सिखाने वाला नहीं था कि यार बहुत आसान है, आप थोड़ा सा सोचोगे, चीज़ों को तार्किक रूप से समझने की कोशिश करोगे, 2 4 5 10 रीजनिंग के क्वेश्चन भी कर लोगे, 2 4 मैथ के भी कर लोगे, 20 30 में से यहाँ 20 भी कर लोगे तो आपका काम बन सकता है। और आप देखना, आप स्ट्रेटेजी इस प्रकार बनाना अपने अपने अनुसार, तो आपका नहीं रुकेगा। लास्ट टाइम मैं खुद इसमें फेल हो गया, तो मुझे इस बार साल भर मुझे ये रहा कि यार मैं कैसे फेल हो गया इसी सेट में, जबकि मैं हमेशा पहले जितने भी अटैम्प्ट थे अच्छे से मार्क्स लेके आया था। तो गलती थी कि हम चीज़ों को सही से एनालिसिस नहीं कर पाए, और ये जो मेरी गलती थी वो सब के लिए अब एक समाधान बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ देखना। और यहाँ पे देखना, ऐसे स्टेटमेंट को ऐसे ही करना आपको। और बाद में सेकंड, जैसे उसमें ये लिखा है स्टेटमेंट बी गलत क्यों है, तो इसमें देखना भारत और ऊर्जा, इसमें लिखा है साफ साफ कि यार ये एक्सट्रीम वर्ड है, अत्यधिक हेविली। मतलब इसको हम नॉर्मली ये देख सकते हैं कि कोई चीज़ 100% नहीं हो सकती है, वैसे भी प्रैक्टिकल बातों में 100% लक्ष्य हासिल नहीं होते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, एक्सट्रीम सिचुएशन बोलते हैं इसको, है ना। आप जब निकालोगे ना, अब ये बोलोगे आप तो ट्रिक्स या तुक्का बता रहे हो, हमेशा ये काम करेगा, मैं कभी नहीं कहता कि ये चीज़ें हमेशा काम कर जाएगी। आपको करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद को सीखना होगा यार। कि यूपीसी चाहता ही है कि जो लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं वो आगे निकल कर आए। यही सब जगह काम करता है, जीएस में भी काम करता है। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कहते हैं कि सर 2022 में तो नहीं काम करता है, किया है, उसमें भी काम किया है। मैं खुद एग्जाम में बैठा हूँ, मैंने इसी वे में किया है, और जीएस फेस्ट में मेरा मार्क्स हमेशा ही 100+ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमेशा काम करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हमेशा अपनी चीज़ों पर फोकस करो, प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट लेने का तरीका सीखो, आपका बनेगा मामला। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो। और सी डी ऑप्शन भी, जैसे इसमें क्या लिखा है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं की, या बेतु की बात की गई है, गैर तार्किक बात की गई है जिसका कोई पैसे से मतलब नहीं है। तो देखो हमने ये आसानी से ये सुलझाने की कोशिश की यहाँ पे। ठीक है, आते अपने पैसेज पर वापस। तो ये हमने देखा। बाकी आप बता देना कि अपनी टेक्निक कैसी है, आपको ये काम आ रही है या नहीं आ रही है। बातों से कुछ नहीं होता, यदि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप में बदलाव नहीं लाती है ना, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये आप करोगे डिसाइड कि जो हम सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वाकई आपके काम आ रहा है या ऐसे ही मतलब हमारा टाइम पास हो रहा है। ठीक है, ये जरूर बताया करो यार कमेंट में, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, कई बार तो आजकल ऐसा हो गया है ये प्रीवियस ईयर बनाने में, मतलब इतना वक्त जा रहा है, इतना आप समझ रहे हो इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत अच्छा टाइम डेडिकेट हो गया। लेकिन ठीक है, सबसे फ़ायदा तभी मज़ा आएगा ना इन चीज़ों का कि आपका प्रीलिम्स निकले इस बार। ठीक है, तो पढ़ते हैं सेकंड पैसेज, परिचय 2 पढ़ते हैं। ये भी अच्छा है एक पैसेज, इसको देखते हैं। कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि बाजार में बेची जाने वाली कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ, ये काफ़ी आर्टिकल आप पढ़ते हो एंटीबायोटिक्स को लेकर, काफ़ी इसके गलत उपयोग होते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं एक जगह क्या हो रहा था, इनको पोल्ट्री फार्म जैसे वर्धिकारक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कुक्कुट या पोल्ट्री और अन्य जो पशुधन उनको खिलाया जाता है। और इन औषधियों के अति प्रयोग से ऐसे क्या होता है, सुपरोग और रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो बहु औषधियों के प्रतिरोध होते हैं। आपने कई बार सुना होगा ऐसे दवाओं को गलत उपयोग से फिर क्या होता है, वो दवाइयाँ असर नहीं करती बाद में, और ये क्या फिर मनुष्य में भी प्रवेश कर जाती है। इससे सचेत होकर कुछ कुक्कुट पालन कंपनियों ने क्या किया, कुक्कुटों का तेज़ी से वजन बढ़ाने के लिए औषधियों का प्रयोग बंद कर दिया। ठीक है, और 1990 के दशक से जब डेनमार्क ने प्रतिजैविक वर्धिकारक ग्रोथ प्रोमोटर एंटीबायोटिक के प्रयोग पर रोक लगाई है, तो बाद में क्या हुआ है, प्रमुख जो सूकर मांस निर्यातक है, यानी जो पिग मीट है, सुअर का जो मांस है, उनके निर्यातकों का कहना है कि कहना है कि अधिक संख्या में शुक्र पैदा हो रहे हैं और पशुओं के रोग भी कम हो रहे हैं। थोड़ा सा लास्ट में तो थोड़ा इसका कोई ज़्यादा सेंस लगा नहीं मुझे, लेकिन एक सार समझ में आता है कि इनका क्या उपयोग है, क्या मतलब समस्या उससे हो रही है। मैं फिर दोबारा से दोहराना चाहूँगा इस बात को कि जो एजम्पशन है, पूर्व धारणा के अलावा जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज़्यादातर आप ये देखना जो पैसेज का सार आपकी यदि समझ में आ गया ना, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो माइंड में एक चीज़ आती है ना कि यार क्या कहना चाहता है, क्या इसका सार है, क्या केंद्रीय बिंदु है इसका, वही उसका आंसर सही होगा, देख लेना। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन भी वैसे पूछा जा रहा है कि क्या इसका सर्वाधिक निर्णायक संदेश है। ठीक है, तो देखते हैं, वही अपना तरीका अपनाना, याद रखना, एलिमिनेशन टेक्निक याद रखो। पैसेज में तो याद रखना ही है ताकि बेस्ट आंसर है, यानी कोई गलती हो ही नहीं, कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्या है, लोगों को पशुपालन उत्पादों के सेवन से बचना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है यार, वो वैसे भी तार्किक नहीं है, ना पैसेज में ऐसी बात की गई है। दोनों चीज़, हर चीज़ों से खारिज होता है ये स्टेटमेंट। आप समझ रहे हो ना इस बात को, गैर तार्किक भी है, प्रैक्टिकल नहीं है, कॉमन सेंस नहीं कहता ऐसा होगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के स्थान पर पौधों से उत्पन्न, वही सेम बात है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, ये इसको एलिमिनेट कर दो। इसी तरह सी में चलते हैं कि पशुओं का प्रतिजीविक औषधियों एंटीबायोटिक के प्रयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए।
प्रतिबंध हो तो सकता है, लेकिन आप ये देखो ना, उनको भी तो कुछ बीमारियों के लिए प्रतिजैविक औषधियाँ चाहिए। आप बिल्कुल प्रतिबंध लगा दोगे इस पर तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। और लास्ट वाला अपने आप बच गया वैसे इसको, लेकिन पढ़ना जरूरी है, हो सकता है सी हो जाए, क्योंकि हो सकता है डी को भी हम एलिमिनेट कर दें और सी बेस्ट आंसर यहाँ पे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार डी को, कि प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग केवल रोगों के उपचार के लिए ही किया जाना चाहिए। देखो ये वैसे भी सिंपल है, केवल रोगों के लिए उपचार के लिए होना चाहिए। अब इसमें ये मत कहना कि ये एक्सट्रीम वर्ड इसको एलिमिनेट कर देना ना, प्रैक्टिकल क्या चीज़ कहता है कि इनका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, बीमारी हो तो उसका उपचार होना चाहिए, यही तो इसका सार है। तो आंसर निकल के आ गया डी। तो ये बहुत ही आसान मुझे लगा कि ये तो आप आराम से कर सकते हो। देखो हर जगह मत पछताना कि आपने बोला था, कई लोग ऐसे बोलते हैं, सॉरी मैं तो ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप इस पर विश्वास कर लो केवल सभी ऐसा, कई लोग लेके आते हैं चीट कोड वगैरह ना, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। मैं एलिमिनेशन, कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और यही हमारी सीरीज़ का सार होता है कि हम तार्किक वे में कैसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान रखना, कॉमन सेंस को ध्यान रखना। आपने देखा नहीं कि आसपास प्रैक्टिकल रूप से ऐसी चीज़ें हो रही है, उनको ज़्यादा ध्यान में रखना इनको करते हुए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 22 में 22 में आंसर डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और अपनी जो है वो उसको मैंने कैसे सुलझाया, ये जानबूझ के क्यों दिखा रहा हूँ कि आप सीरियस हो जाओ। एक चीज़ आपके हाथ में रही इतनी क्वालिटी वाली, उसको आप स्किप कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे वही मैंने चीज़ दोहराई है फिर से कि यार ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऐसा नहीं करना है, मतलब लॉजिकल वे में चलना है और प्रयास करना है। क्या फिर जैसे इसमें ऑप्शन ए बी सी को क्या किया है, व्यवहारिक है और तार्किक रूप से गलत है। जैसे मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकल चीज़ वो पॉसिबल नहीं है, और तो इन्हें आसानी से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और ये भी नहीं कि मैंने कचरा भर दिया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है। आप एक बार तुलना कर देना। मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को कि मार्केट में कोई भी सोल्व पेपर अभी तक आया है, एक बार अपने आंसर से तुलना कर लेना कि कोई इनके आसपास भी फटकता है क्या। ठीक है मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कर रहा हूँ। आप खुद ये बात बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके कमेंट भरे पड़े हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट अपने पैसेज पर। एक और पैसेज लेते हैं आज, तीसरा पैसेज भी शामिल करते हैं इसमें। छोटा सा एक पैसेज है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप कमेंट करना कि आगे हम जारी रखें या नहीं रखें। ठीक है, मैं 5-7 और सोल्व करवा सकता हूँ यदि आपका रहा तो। ठीक है, डिमांड रही तो, सब डिमांड सप्लाई के हिसाब से मेंटेन होता है चीज़ों को लेकर, आप जानते हो। तो पढ़ते हैं कि नीति निर्माताओं और जन संचार माध्यमों मीडिया ने खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के लिए कई कारकों को दोषित ठहराया है, जैसा कि हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो इसमें कौन से कारक जिम्मेदार है, जैसे ईंधन की उच्च कीमतें, प्रमुख खाद्य उत्पादक देशों में खराब मौसम। हम जानते हैं कि फसलें यदि खराब हो गई तो फिर डिमांड सप्लाई गड़बड़ हो गई ना, जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो खाद्य कीमतें क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे भूमि उपयोग। आजकल क्या हो रहा है, कृषि भूमि कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो ये सब चीज़ें इसमें कारक है। फिर भी सर्वाधिक आबादी वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, तो अब ये वही बात है कि यदि मांग में वृद्धि होगी, ठीक है, मांग में वृद्धि होगी तो कीमतें बढ़ेगी। बहुत सारे कारक इसमें जिम्मेदार है। तो इससे इस बात की बहुत अधिक संभावना बनती है कि इन देशों में अत्यधिक खपत से क्या होगा, खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है, खाद्य संकट आ सकता है यदि मतलब सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती। कई चीज़ें इसमें जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ के वही बात है यार, केंद्रीय बिंदु याद रखो, सार याद रखो, ये इसमें भी काम करेगा, पूर्वधारणा में भी काम करेगा। कैसे याद रखना, लॉजिक वे में सोचना थोड़ा सा। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सचेत होना, ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। बहुत सारे एस्पिरेंट तो घबरा जाते हैं, पूर्व धारणा एजम्पशन क्वेश्चन देखते घबरा जाते हैं। मैं ये कहता हूँ अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा रेशनल थिंकिंग रखो, थोड़ा सा क्या लॉजिकल वे सोचो, कॉमन सेंस लगाओ इनमें भी। ठीक है, लगाएंगे कैसा होता है। ठीक है, तो उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाएगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्यों का एक कारण तेल उत्पादक देश है। देखो अब क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, पक्का फंसेंगे इसमें कि पैसेज में क्या लिखा है कि इसका कारण क्या है, ईंधन की उच्च कीमतें। यहाँ पे लिखा है तेल उत्पादक देश। अब यार एक लॉजिक लगाओ आप, जैसे मिडिल ईस्ट से हम तेल मंगवाते हैं भारत में, तो भारत में यदि खाद्यान्न की जो कीमतें हैं वो बढ़ती है, तो आप इसको जिम्मेदार ये ठहराओगे कि इन देशों के कारण ऐसा हुआ है, इन देशों ने से बचाया है। ये देश क्या करते हैं बेचारे, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी डिमांड सप्लाई रहती है उसके हिसाब से इनकी कीमतें तय होती हैं। ठीक है, तो लॉजिकल थिंकिंग क्या कहती है, हाँ ये कह सकते हैं कि ईंधन की कीमतें बढ़ने से वैसा होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है इन तेल उत्पादक देशों ने ऐसा किया है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है, डिमांड सप्लाई ऐसी हो सकती है। तो प्रैक्टिकल वे आपका क्या कहता है, कभी नहीं हो सकता ऐसा, वैसे भी नहीं हो सकता, कॉमन सेंस भी कहता नहीं हो सकता, ये गैर तार्किक है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, और ये भी सही है। इसको देख के कई बच्चे गड़बड़ा जाएंगे कि यार ऊपर चर्चा की गई है, किसकी, ईंधन की चर्चा की है कि ईंधन की कीमतों से ऊंची कीमतें बढ़ती हैं, तो ईंधन की यदि अधिक कीमत होती है तो बढ़ सकती है, नो डाउट, लेकिन तेल उत्पादक देशों का इसमें क्या तार्किक है, कोई मतलब नहीं है। उच्च मूल्यों का एक कारण तेल उत्पादक देश, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा इस साल या लास्ट ईयर, जैसे रूस और यूक्रेन के संकट के कारण सप्लाई चेन की बाधा आ गई थी। ठीक है,
तो उसके कारण मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कभी कभी तेल की कीमतें बढ़ जाती है। तो ये लॉजिक काम करता है यहाँ पे, ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि निकट भविष्य में विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न होता है तो वह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उन्होंने, लेखक ने ये बात की इस बारे में कि ऐसा होगा कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहाँ पे मतलब खाद्य पदार्थों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, कौन सा, कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा होगा। हो सकता है अन्य देशों में हो जाए जहाँ पे प्रबंधन सही नहीं हो। ठीक है, तो इसमें भी आप पैसेज को ऐसे पढ़ के इसको ये ऐसा मत समझ लेना कि हाँ ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्थाओं से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया और ये संभावना है। ठीक है, संभावना जताई जा रही है। तो ये कह रहा है कि निकट भविष्य में यदि खाद्य संकट होगा तो वही होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये तो कोई वही बात है ना, आप खुद सोचो, लॉजिक नहीं काम करेगा इसमें। ठीक है, सॉरी, लॉजिक काम करेगा कि ऐसा कॉमन सेंस बनता है आपका, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम डी आंसर इसका चूज करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हम एक बार देख लेते हैं 23 में। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। और ये तरीका होना चाहिए करने का, मेरे हिसाब से तो यही तरीका हो सकता है। अब एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं कई बार, थिंकिंग करते हुए आपने गलत सोच लिया तो गलत हो सकते हैं। और वैसे भी इन पैसेज का टारगेट ये रहता है कि आपका ये तार्किक रूप से आपको सोचना सिखाते हैं। या आप देखते हो जो लोग सही से कॉमन सेंस नहीं लगाते, थोड़ा तार्किक होकर नहीं सोचते, उनके क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। वही बात है, देखो इसमें भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पहला वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्य का जिम्मेदार कौन है, तेल उत्पादक देश ही होंगे। और मैंने समझा भी दिया आपको। दूसरा भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका भी कोई जरूरी नहीं कि निकट भविष्य यदि खाद्य संकट होगा तो यहाँ पे होगा। ऐसा हो सकता है कि एक ही उनमें से हो जाए। कुछ खाद्य संकट उभरती अर्थव्यवस्था में हो सकता है, लेकिन वो उनके प्रबंधन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके भी ये भी बताना कि आगे हम इसको जारी रखें या नहीं रखें। ठीक है, और साथ में आप विजिट करना हमारी वेबसाइट पर। आज मैंने इस पर हिस्ट्री वाले जो अपने MCQ है 6 से लेकर जो 12th क्लास है, 6, 7, 8 और 12th क्लास, जो जहाँ से आपने देखा होगा नई वाली NCERT से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 200 कितने हैं, मतलब लगभग आप ये मान के चलो कि 270 MCQ है आपके लिए। ठीक है, 6 से लेकर 12 तक, जिसमें 12th की तीनों NCERT शामिल है, जिसमें 120 MCQ बने, और 6, 7, 8 के हैं 150 MCQ। तो ये जरूर सोल्व करना, क्योंकि आपने देखा होगा नई वाली NCERT से जो बॉक्स है, डायग्राम है, मैप है, या उनकी शब्दावली, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैंने ये अपलोड कर दिए हैं, और भी बहुत सारे MCQ आपको यहाँ मिलेंगे, 1000 के आसपास MCQ मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो आपकी प्री में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।